नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आज जो है हम लोग अभी हाल ही में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, जो अंतरिम बजट है। क्योंकि ये इलेक्शन का ईयर है तो इस समय जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है। उसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, जिसके तहत हम लोग जो है 25 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों का एक जो है मतलब कि यूपीएससी से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश मीडियम से संबंधित जो है एक नया यूट्यूब चैनल है सिनेरियो आईएएस के नाम से, जहां पे हम लोग अभी स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ही प्रिपेयर होगा यूपीएससी लेवल का और पीसीएस लेवल का, तो आप लोगों को लेक्चर के साथ साथ वो चीज़ भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ ही जहाँ तक लेक्चर की बात रही, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मुखर्जी नगर के कुछ टीचर हैं या फिर मतलब अदर सेक्टर के जो टीचर हैं, अदर शहरों के जो टीचर हैं, उनको भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। जो हम लोगों के बजट में आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, अंतरिम बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में अंतरिम बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि सरकार को अंतरिम बजट के माध्यम से कर दरों को संशोधित करने की अनुमति नहीं है। तीसरा कथन है कि केंद्रीय बजट के विपरीत अंतरिम बजट को पारित करने से पहले लोकसभा में बहस नहीं की जाती है। तो ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो ये यूपीएससी के पैटर्न पे है, लेकिन ये जो है बजट का सेक्शन जो है अभी जो है एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, और इसके बाद बीपीएससी का भी 70 का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसमें भी बहुत ही कारगर होने वाला है। तो आप लोग इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक जो है पढ़िएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे जो है देखते हैं पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले के आंसर के रूप में हम देखते हैं, तो ये जो है अभी हाल ही में 1 फरवरी 2024 को जो है वित्त मंत्री द्वारा जो है 2024-25 का जो है अंतरिम बजट पेश किया गया। तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में अंतरिम बजट का प्रावधान है, लेकिन जो है अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है। इसलिए जो है केंद्र जो है संक्रमण अवधि यानी अप्रैल जुलाई के लिए जो है आवश्यक धनराशि के लिए निचले सदन की मंजूरी लेने का विकल्प चुनता है, जब तक कि नई सरकार का जो है लेखानुदान प्रावधान के माध्यम से पूर्ण बजट पेश नहीं हो जाता है। तब तक जो है ये जो है अंतरिम बजट ही जो है जुलाई तक कारगर रहेगा। जुलाई में जो है नई सरकार का गठन होकर आएगा, तब जो है पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो इसलिए ये पहला कथन गलत हो जाता है कि अंतरिम जो है बजट का कोई प्रावधान अनुच्छेद में नहीं है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि सरकार को अंतरिम बजट के माध्यम से कर दरों को संशोधित करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे ये भी कथन जो है गलत है, क्योंकि जो है अंतरिम बजट में वित्त मंत्री जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है वर्तमान जो स्थिति होती है उसमें अगले वर्ष में भारत की संशोधित अनुमानित वृद्धि सहित इसकी राजकोषीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इसके तहत जो अंतरिम बजट है, इसके तहत जो है केंद्र सरकार को किसी भी बड़ी योजना को घोषित करने से बचना होता है, क्योंकि जो है ये प्रक्रिया जो है मतदाताओं को प्रभावित करती है। हालांकि सरकार को अंतरिम बजट के माध्यम से कर दरों को संशोधित करने की अनुमति है। तो यहाँ पे जो है नहीं के लिए पूछ रहा था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है थर्ड स्टेटमेंट है कि केंद्रीय बजट के विपरीत जो है अंतरिम बजट को पारित करने से पहले लोकसभा में बहस नहीं की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो है वित्त मंत्री जो है इसको जो है दोनों सदनों में पेश करती हैं और मतदान के लिए इसको रखा जाता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और केंद्रीय बजट की तरह ही अंतरिम बजट भी पारित होने से पहले लोकसभा में बहस के लिए जाता है, और यह पूरे वर्ष के लिए वैध होता है। हालांकि यह केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो है ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि ऊपर दिए गए कितने कथन सही है, तो कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिवेश लक्ष्य क्या रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जो है 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके तहत जो है सरकार का लक्ष्य जो है 2024-25 में जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनमें जो है सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की, क्योंकि सरकार को 50,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने सामान्य रेल डिब्बों को हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो है तीसरे का सही जवाब क्या होगा। तो तीसरे का सही जवाब क्या होगा, जो है इसके तहत जो है लगभग 40,000 से ज़्यादा जो है सामान्य रेल डिब्बों को जो है वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे भीड़ भी कम होगी और यात्री ट्रेन के संचालन में सुधार भी होगा। इसके अलावा जो है वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जो है सरकार 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम को भी लागू करेगी, जिसके तहत जो है पहला आर्थिक रेलवे कॉरिडोर होगा एनर्जी और सीमेंट। इसका इस्तेमाल जो है सीमेंट और कोयला ढोने के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है और दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर जो है देश के प्रमुख बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगा। और तीसरा कॉरिडोर है जो है हाई डेंसिटी कॉरिडोर। इसके तहत जो है जिन रेल मार्गों में भीड़ ज़्यादा होती है उसके लिए यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहां पे देखा गया है कि पहला कथन दे रखा है कि 18 फरवरी 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इसके अलावा दूसरा कथन है कि स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। और तीसरा कथन है कि 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट नाम दिया गया, क्योंकि इसमें बजटी घाटा यानी सरकार का कुल व्यय, सरकार का कुल आय 550 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे जो है लगभग बजटी घाटा कितना हो गया, 550 करोड़ रुपए का, जिसके लिए ब्लैक बजट का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि जो है 18 फरवरी 1860 को देश का पहला बजट जो है ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो पहला कथन सही हो जाता है। इसके अलावा जो है 1924 से लेके 1999 तक जो है बजट जो है फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन में शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा जो है सर बेलिस ब्लैककैट ने 1924 में शुरू की थी, और इसके पीछे का कारण था कि रात भर जागकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना। और जो है 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश करना शुरू कर दिया। तो ये व्यवस्था कब बदल गई, सन 2000 में ये व्यवस्था बदल गई, जहां पर जो है यशवंत सिन्हा ने बजट को सुबह जो है 11 बजे पेश करने का प्रस्ताव रखा, और उसके बाद से सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। इसके अलावा दूसरा कथन दे रखा है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा कथन दे रखा है कि स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। ये भी कथन सही है। और इसमें जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान जो है 7.5 महीनों को शामिल किया गया। और इसके अलावा R.K. षणमुखम चेट्टी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये जो है कब आया पहली बार प्रस्ताव में, तो 1948-49 में जो है पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन भी सही है, पहला भी सही था। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा कथन है कि जो है वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी ने 1964-65 में पहली बार VDIM स्कीम के जरिए छुपे हुए धन को बाहर निकालने की कोशिश की थी। साथ ही 1965-66 के बजट में काला धन निकासी के लिए पहली बार स्कीम लॉन्च की गई। और 1973-74 के बजट को जो है कहा जाता है कि ब्लैक बजट नाम दिया गया, क्योंकि
इससे पहले पता चला था कि जो है बजटीय घाटा सरकार का 550 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन भी सही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों कथन सही है और सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। एक बजट से संबंधित अलग बिंदु पे बात कर लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार जो है बजट पारित किया, या फिर जो प्रधानमंत्री भी रह चुके और वित्त मंत्री भी रह चुके, तो उसके संबंध में बात कर लेते हैं। तो भारत के इतिहास में 3 ऐसे मौके आए जब देश के प्रधानमंत्री ने संसद में आम बजट पेश किया। तो पूछा जा सकता है तो 3 बार ऐसे मौके आए। तो खास बात यह रही कि तीनों ही प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार से थे, और इस कड़ी में पहला नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार 13 फरवरी 1958 को वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला, क्योंकि तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी के इस्तीफा देने के बाद जो है उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आई, और जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 का आम बजट पेश किया। इसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहते हुए 2 बार देश के वित्त मंत्री भी रहे। उन्होंने पहले 24 जुलाई 1956 से लेके 30 अगस्त 1956 तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसके बाद जो है 13 फरवरी 1958 से लेकर 13 मार्च 1958 तक दूसरी बार सिर्फ जो है 29 दिन तक वित्त मंत्री रहे, और इसी दौरान उन्होंने देश का आम बजट भी पेश किया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतरिम बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना होती है, इसे अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है। और दूसरा कथन है कि आमतौर पर अंतरिम बजट में बड़े नीतिगत बदलावों की घोषणा नहीं की जाती है। और तीसरा कथन है कि कार्यकाल के अंतिम चरण में सरकार केवल जो है अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है या लेखानुदान की मांग करती है। तो ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है, 5वें का सही जवाब क्या होगा? तो 5वें का सही जवाब है कि जो है तीनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। क्यों सही है? तो क्योंकि जो है अंतरिम बजट एक ऐसा विवरण है जिसमें नई सरकार की सत्ता में आने तक आगामी कुछ माहों में सरकार द्वारा किए जाने वाले हर खर्च और सरकार द्वारा प्राप्त हर पैसे का जो है विस्तृत दस्तावेज शामिल होता है, और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का विवरण भी शामिल किया जाता है। इसके विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि जो है अंतरिम बजट में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चों का दस्तावेजीकरण शामिल किया जाता है, जबकि नियमित बजट में जो है पूरे वर्ष के खर्च का अनुमान शामिल होता है। तो यहाँ पे पहला जो है सही हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा है कि इसके अलावा आमतौर पर अंतरिम बजट में बड़े नीतिगत बदलावों की घोषणा नहीं की जाती है। और तीसरा भी सही है, क्योंकि जो है कार्यकाल के अंतिम चरण में सरकार केवल अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है या लेखानुदान की मांग करती है। अंतरिम बजट जो है लेखानुदान के समान नहीं है, जबकि लेखानुदान केवल जो है सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, और अंतरिम बजट खातों का संपूर्ण समुच्चय होता है जिसमें व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे पहला कथन है कि बजट का विजन 2047 तक विकसित भारत है। दूसरा कथन है कि वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई है। और तीसरा कथन है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 30.03 लाख करोड़ बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास गति और औपचारिकता को दर्शाती है। चौथा कथन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% बढ़ने का अनुमान है। तो ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहले कथन की बात कर लेते हैं। तो बजट का विजन जो है 2047 तक विकसित भारत है, ये सही है। और विकसित भारत का शब्द का अर्थ है कि विकसित भारत, और विकसित भारत 2047 जो है
2047 में अपनी 100वीं आज़ादी तक जो है काउंटी को एक विकसित इकाई में बदलने की सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रही है। और इसके तहत जो है सरकार ने 4 स्तंभ रखे हैं। पहला है युवा, दूसरा है गरीबों का भला हो और गरीब जो है मतलब कि गरीबी रेखा से बाहर आए। सरकार भी कह भी रही है कि जो है उसने 18 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना और किसानों की जो है व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये 4 जो है स्तंभ सरकार ने बताए हैं। ये जो है 2047 तक विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ होंगे। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो है ये जो है वित्तीय वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय जो है बढ़कर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 11.11% की वृद्धि के साथ जो है 11.11 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। तो ये भी सही है। इसके अलावा जो है राजकोषीय समेकन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2014 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना था, 5.8% था, अनुमानित था, जो अनुमानित से जो है 5.9% से कम है। इसके अलावा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 का लक्ष्य जो है 5.1% निर्धारित किया है और जिसका लक्ष्य जो है वित्तीय वर्ष 26 तक इसे घटाकर कितना करना है, 4.5। नेक्स्ट स्टेटमेंट है तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि जो है चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां जो है 30.03 लाख करोड़ रुपए बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास गति जो है को दर्शाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है जो है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% बढ़ने का अनुमान है। तो ये भी सही है। और बजट 2024-25 के लिए जो है 327.7 ट्रिलियन के नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद का जो है अनुमान लगाया गया है, जो 2023-24 में 296.6 ट्रिलियन से लगभग 10.5% अधिक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया था, आपने देखा होगा न्यूज में आया था, 6.3% कर दिया था। इसका यह अनुमान भी है कि वर्ष 2027 में भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। तो सरकार ने जो है व्यय के लिए बात कर लेते हैं, एक्सपेंसेस के लिए। तो सरकार द्वारा 2024-25 में लगभग 47,65,768 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है, जो 23-24 के संशोधित अनुमान से लगभग 6% अधिक है। इसके अलावा ब्याज भुगतान व्यय का 25% होगा और राजस्व प्राप्तियों का जो है 40% है। इसके अलावा जो है बुनियादी ढांचा के लिए देखें तो वित्त वर्ष 24 में 9.5 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बुनियादी ढांचे के लिए जो है परिव्यय जो है 17% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का लगभग 3.4% कर दिया गया है। इसके अलावा जो है राजस्व घाटा की बात करें तो जो है 24-25 में राजस्व घाटा जीडीपी के लगभग 2% पर लक्षित है और 23-24 में 2.8% का संशोधित अनुमान है या इससे कम का अनुमान किया गया है। और इसके अलावा 24-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% पर लक्षित है, जो 2023-24 में जीडीपी के 5.8% के संशोधित अनुमान से कम है। इसके अलावा कहा गया है कि जो नई योजनाएं हैं तो उन पे जो है आर्थिक मामलों के विभाग को जो है लगभग जो है 70,449 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और जो है इसमें जो है कुल पूंजीगत परिव्यय का जो है हिस्सा है 7.5%। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उधार और अन्य देनदारियां सबसे बड़ा माध्यम है जहां से बजट का पैसा आता है। इसके बाद आयकर और जीएसटी और अन्य कर जो है आते हैं। पहला कथन तो ये होगा। दूसरा है कि व्यय की बात जब आती है तो सबसे अधिक राशि जो है ब्याज का भुगतान करने में जाती है और करों और कर्तव्यों के रूप में राज्यों को दिए जाने वाला धन कुल व्यय का 20% होता है। और तीसरा कथन है कि केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए का भारी आवंटन किया गया है। तो अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रुपया कहाँ से आता है। तो बजट में कहा गया है कि उधार और अन्य देनदारियां केंद्र द्वारा अर्जित उच्चतम आय यानी कुल आय का 28% है, और जिसमें से आयकर से जो है आयकर से कितना आता है 19%, और जीएसटी से कितना आता है 18%, निगम कर से कितना आता है 17%। इसके अलावा किराया, जुर्माना और जुर्माने जैसी गैर कर प्राप्तियां जो है कुल आय का जो है 7% है, और उधार और अन्य देनदारियां जो है सबसे बड़ा माध्यम है जहां से बजट का पैसा आता है। इसके बाद जो है आयकर और जीएसटी और अन्य कर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है सही जवाब है पहला ऑप्शन सही जवाब है। और रुपया कहाँ जाता है इसकी बात कर लेते हैं। तो जब व्यय की बात आती है तो सबसे अधिक राशि जो है ब्याज का भुगतान करने में जाती है, और करों और कर्तव्यों के रूप में राज्यों को दिए जाने वाला धन जो है कुल व्यय का 20% है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन अगला व्यय है, जिसमें कुल व्यय का 16% हिस्सा है। इसके अलावा जो है और अन्य व्यय हैं जो 9% हैं। इनको और विस्तार से हम लोग समझेंगे एक मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है और जो है तीसरा है कि जो है रक्षा मंत्रालय के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए का भारी आवंटन किया गया है। ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा जो है मंत्रालयों को जो आवंटन किया गया है उसमें जो है शीर्ष 13 मंत्रालयों को कुल व्यय का अनुमानित जो है 54% हिस्सा मिला है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय को अकेले 6.21 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए और रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। इसके अलावा आगे देखते हैं तो संचार मंत्रालय के लिए भी बात कर लेते हैं। तो संचार मंत्रालय के लिए जो है 2024-25 में जो है 14,507 करोड़ रुपए यानी लगभग 11.8% बढ़ने का अनुमान है 2023-24 से। यह मुख्य रूप से बीएसएनएल में पूंजी निवेश के कारण हुआ है, जो 2024-25 में 82,916 करोड़ रुपए का अनुमान था। तो यह पूंजी निवेश जो है 2023-24 के संशोधित अनुमान से 28% लगभग अधिक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से कि किस सेक्टर को कितना प्रतिशत जो है धनराशि आवंटित की गई है। तो यहाँ पे देखा जाए कि रुपया कहाँ से आता है। तो जो है केंद्र सरकार के पास जो है मान के चलते हैं कि 1 रुपया आया तो जो है इसमें से जो है लगभग जो है उसका 1 रुपये का 19% हिस्सा जो है आयकर के माध्यम से सरकार के पास आया। इसके अलावा 5% हिस्सा जो है सरकार के पास जो रुपया आ रहा है तो वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आ रहा है, और निगम कर से कितना आ रहा है लगभग 17% हिस्सा आ रहा है 1 रुपये का। इसके अलावा जीएसटी और अन्य करों से जो है 18% हिस्सा आ रहा है। इसके अलावा जो है उधार लेने से और अन्य देयताओं से जो है 28% हिस्सा आ रहा है। इसके अलावा गैर कर प्राप्तियों से 7% हिस्सा आ रहा है, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से 1% आ रहा है। इसके अलावा सीमा शुल्क से भी 4% हिस्सा आ रहा है सरकार के पास। इसके अलावा जो है रुपया खर्च कहाँ होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सरकार के पास अगर 1 रुपये है तो उसका 20% हिस्सा जो है सरकार ने जो कर्ज ले रखा है उसका भुगतान करने में 20% हिस्सा चला जाता है, यानी 20 पैसे चला जाता है। इसके अलावा जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं चल रही हैं, जैसे मनरेगा वगैरह चल रही हैं, तो उनमें जो है खर्च होता है तो 1 रुपये का 8% हिस्सा वहाँ खर्च हो गया। इसके अलावा जो सरकार जो सब्सिडी देती है, ठीक है, जैसे आप यूरिया लेते हैं, अदर कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो है सरकार सब्सिडी देती है। कोई लोन है उसका सब्सिडी दे रही है, ठीक है। पहले गैस सिलेंडर में मिलता था, अब नहीं मिलता है, लेकिन सब्सिडी जो दे रही है उसमें 6% हिस्सा जो है सब्सिडी में चला जाता है। इसके अलावा जो है सरकार रक्षा क्षेत्र में 8% खर्च कर रही है। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं तो उन पे 16% खर्च किया जा रहा है सरकार द्वारा। इसके अलावा वित्त आयोग से संबंधित अन्य अंतरण है उसमें 8% खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो पेंशन दे रही है सरकार, ठीक है, 4% खर्च वहाँ हो जा रहा है। इसके अलावा जो है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है जो, उसके लिए जो है 20% हिस्सा सरकार राज्य सरकार को भेज रही है, उसमें 20% खर्च हो जा रहा है। और जो मिसलिनियस जो है एक्सपेंसेज है उसमें जो है 9% हिस्सा खर्च हो जा रहा है सरकार का।
इसके अलावा अब बात कर लेते हैं एलोकेशन टू मेजर मिनिस्ट्रीज अंडर यूनियन बजट 2024-25। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर में लगभग जो है कितना 6,21,540.85 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं सरकार द्वारा। दूसरे नंबर पर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के लिए 2,78,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है रेलवे, जिसके लिए 2,55,393 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चौथे नंबर पर है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए जो है सरकार ने 2,13,323.37 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और होम अफेयर के लिए किए हैं 2,02,868.7 लाख करोड़ रुपए। और रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,77,566.19 लाख करोड़। और केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए 1,68,379.81 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए 1,37,255.14 लाख करोड़ रुपए। और अगला है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए 1,27,469.88 लाख करोड़ रुपए। अंत में जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए अलॉट हुए हैं 1,20,627.87 लाख करोड़ रुपए। ये जो है विभिन्न जो है मेजर मिनिस्ट्रीज है जिनके लिए बजट में धनराशि आवंटित की गई है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि अब जो है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो है केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्टेटों को आवंटित किया गया है, जिसमें जो है 2,18,816.84 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं अकेले उत्तर प्रदेश को। तो ये उत्तर प्रदेश का है। दूसरे नंबर पर बिहार है, जिसको 1,22,685.76 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश को, फिर वेस्ट बंगाल को, फिर महाराष्ट्र को, उड़ीसा को, फिर राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका को, गुजरात को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है क्वेश्चन नंबर 8वां है अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंतरिम बजट में आयात शुल्क जो है आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बनाए रखा गया है। और इसके अलावा जो है दूसरा कथन है कि जीएसटी संग्रह जो है दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो 7वीं बार सकल जीएसटी राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार चला गया है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है 2024-25 में कंपनियों पर कर संग्रह 15% बढ़ने की उम्मीद है। तो बताना है कि कौन से कथन सही है या कितने कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखा जाए कराधान की जो प्रावधान किए गए हैं उनको पहले समझ लेते हैं। तो परंपरा के अनुसार जो है टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में टैक्स प्राप्तियां जो है 26.02 लाख करोड़ रुपए रही हैं। तो यहाँ पे जो है बात ये आ गई कि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों में जो है बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, लेकिन इसका और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ लेते हैं। तो शुद्ध कर राजस्व जो है, जिसमेम जो है करों में जो है राज्यों की हिस्सेदारी को छोड़कर जो है बात करें तो 2024-25 में 26,01,574 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से लगभग 12% अधिक है। और 23-24 में जो है शुद्ध कर राजस्व का संशोधित अनुमान जो है बजट के अनुमान के लगभग समान है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। एक बड़ी घोषणा ये है सरकार की तरफ से कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए लगभग 25,000 रुपये तक और वित्तीय वर्ष 10-11 से 14-15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये प्रावधान किया गया है, ठीक है, करों से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है कराधान में एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि जो स्टार्टअप है और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के संबंध में पेश किया गया है, जो बदलाव किया गया है। साथ ही कुछ जो है IFSC इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट भी दी गई है, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही हैं। तो ये भी एक प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे बात की गई है जीएसटी है जो है इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे भी देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के संबंध में क्या प्रावधान हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है 2024 में
कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह जो है 16,17,840 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और इसमें से सरकार ने जीएसटी से 10,67,650 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। और जीएसटी के तहत कुल कर संग्रह में लगभग 86% जो है सीजीएसटी यानी 9,17,650 करोड़ रुपए एकत्रित हुए हैं। और जो जीएसटी का जो है क्षतिपूर्ति शेष है उससे जो है 1,50,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो जो है दूसरा कथन भी सही हो जाता है। अगला है जो है कंपनियों पर कर संग्रह जो है कितना बढ़ने की उम्मीद है, लगभग जो है 15% बढ़ने की उम्मीद है, ये दे रखा है स्टेटमेंट में। लेकिन जो है 15% नहीं बढ़ेगा, ये जो है कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं, ये जो है 13% बढ़ने का उम्मीद है। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है, इसलिए केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है कि क्योंकि पहला और दूसरा सही है। इसके अलावा कुछ प्रावधान किए गए हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में, उनको बिंदुवार समझ लेते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर जो है संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया है, जो मतलब कि कुछ चीज़ें निकल के आई हैं बजट से। इसके अलावा जो है रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई है, लगभग 2.4 गुना हो गई हैं। और इसके अलावा जो है तेज़ी से रिफंड आया है, ठीक है। ये भी एक कि हुआ, वित्त मंत्री ने जो है चर्चा की है इसके लिए जो है लोकसभा में कि रिटर्न के औसत प्रोसेसिंग समय को जो 2013-14 में 93 दिन था उसको घटाकर 2023-24 में सिर्फ 10 दिन कर दिया गया है। ये भी अच्छा काम हुआ है, इससे जो है टैक्स भरने वालों को बहुत सहूलियत हो गई है, रिटर्न फाइल करने वालों को बहुत सहूलियत है। और नई कर व्यवस्था के तहत जो है 7 लाख रुपए तक की जो है आय वाले करदाताओं के लिए कोई देनदारी नहीं है। इसके अलावा जो है खुदरा व्यवसायों के लिए जो है अनुमानित जो है कराधान सीमा जो है 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही जो है कॉर्पोरेट जो है आयकर 30% से जो है जो घरेलू कंपनियां हैं उनके लिए जो है कॉर्पोरेट कर में जो है 30% से घटकर जो है 22% और नई जो है विनिर्माण कंपनियां हैं उनके लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया है। इसके अलावा जो है स्टार्टअप और निवेश के लिए जो है कुछ कर लाभ जो है 31 मार्च 2025 तक 1 वर्ष हेतु बढ़ा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नौवें नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजटीय आवंटन प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट है कि कमोडिटी विशिष्ट आर्थिक रेल गलियारों का विकास जो है मौजूदा लाइनों पर भीड़ कम कर सकता है, खासकर जो है देश के पूर्वी हिस्से में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। क्योंकि जो है दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है कहा गया है कि जो है केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजटीय आवंटन प्रस्तावित किया गया है। और इसके अलावा जो है यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार के लिए सरकार ने जो है रसद दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारा कॉरिडोर या कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनका हम जो है पहले नंबर क्वेश्चन में जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ये भी बता चुके हैं कि 40,000 मानक रेल बोगियों को अत्याधुनिक वंदे भारत कोच में बदला जाएगा, ये भी बता दिया है। इसके प्रभाव क्या होंगे ये समझ लेते हैं। तो इसका प्रभाव ये होगा, पहला होगा कि कमोडिटी विशिष्ट आर्थिक रेल गलियारों का विकास मौजूदा लाइनों पर जो भीड़ भाड़ है उसको कम कर देगा, खास तौर पे देखा जाता है कि देश के पूर्वी हिस्से में। इसके अलावा जो है तेज माल ढुलाई और टर्न अराउंड समय में सहायक होगा। और वर्तमान में लॉजिस्टिक लागत जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां।
10वां नंबर क्वेश्चन है कि लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर पहला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिला उद्यमियों को लखपति बनाने के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के विस्तार की घोषणा की है। और दूसरा कथन है कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और तीसरा कथन है कि इसके तहत लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों के लिए प्रति परिवार 1 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लखपति दीदी पहल की घोषणा जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी। और पूछा जा सकता है कहीं पे भी, तो ये 15 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में इसमें जो है प्रावधान किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिला उद्यमियों को लखपति बनाने के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। और योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को आर्थिक जो है रूप से सशक्त बनाना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे पहला और जो है दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है कि कार्यक्रम का उद्देश्य जो है स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को प्रशिक्षण देना ताकि वे जो है प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की स्थायी आय अर्जित कर सकें। तो ये भी जो है सही है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 के अंतर्गत पीएम आवास योजना के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 3 कथन है। पहला है कि सरकार का लक्ष्य पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर बनाने का भी है और वह 3 करोड़ का लक्ष्य जो है हासिल करने के करीब है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घर यानी टेकाऊ सामग्री से बने स्थायी घर प्रदान करना है। और तीसरा कथन है कि 2015 में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और किफ़ायती आवास प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का पर केंद्रित है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे जो है ये 2024 में जो है सरकार का लक्ष्य है कि जो है 2024 तक जो है जितने भी पात्र जो है ग्रामीण परिवार है उनको पक्के और टिकाऊ जो है स्थायी घर प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पे पहले दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे जो है दूसरा सही है। तो यहाँ पे ये अपने आप गलत हो गया, सी ऑप्शन। अगला है 2016 में शुरू की गई यह योजना जो है ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और किफ़ायती आवास प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे जो है तीसरा गलत है। अब बात करते हैं जो है पहले स्टेटमेंट की। तो जो है परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का जो है पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और वह 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं में बात किया जाए तो पीएम आवास योजना के तहत जो है 70% से अधिक घर जो है ग्रामीण क्षेत्रों को जो प्रदान किए गए वो महिलाओं को प्रदान किए गए। इसके अलावा जो है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में बात की जाए तो मध्यम वर्ग के लिए आवास जो है के लिए बात की जाए तो सरकार किराए के मकानों या झुग्गियों या चौलों या जो है अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इससे जो है आसानी से जो है पुनर्विकास के लिए मलिन बस्तियों जैसे अतिक्रमण क्षेत्रों को मुक्त करने की संभावना है। ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में अपने बजट भाषण के दौरान ये बात कही थी। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि PMAY पर जो है गहन फोकस से निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ने और गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है जिसका जो है हाउसिंग फाइनेंस सीमेंट स्टील और पेंट्स उद्योगों पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो उन्होंने बात कही। ठीक है, ये भी मतलब कि यूपीएससी के स्टेटमेंट में आ सकता है लिखा हुआ।
तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नदाताओं के कल्याण के संबंध में अंतरिम बजट 2024-25 में की गई व्यवस्थाओं पर विचार करें। तो पहला कथन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। दूसरा कथन है कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत जो है 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया है, जो 1.8 करोड़ किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की व्यापार मात्रा के साथ सेवाएं प्रदान करेगी या करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला तो सही है स्टेटमेंट की जो है 11.8 करोड़ रुपए जो है सीधी वित्तीय सहायता प्रदान किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। तो पहला सही हो गया और दूसरा भी सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे भी जो है 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया। और जो है अगला है जो है तीसरा, ये भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गरीब कल्याण देश का कल्याण के संबंध में अंतरिम बजट 2024-25 में की गई व्यवस्थाओं पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है। दूसरा कथन है कि पीएम स्वनिधि ने 88 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है। इसके अलावा तीसरा कथन है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास में सहायता के लिए पीएम जन मन योजना शुरू की गई है। और चौथा कथन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है 28 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करती है। तो अब बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि जो है दूसरा कथन है कि पीएम स्वनिधि ने जो है 88 नहीं 78 लाख जो है स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। तीसरे में कहा गया है कि जो है तीसरा सही है। चौथे में जो है 28 व्यवसायों में नहीं, जबकि जो है 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान की है, इसलिए यहाँ पे केवल 2 ही सही है, पहला और तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाकी और एक्सप्लेनेशन के लिए जो है हम लोग इसका पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन के नीचे बहुत विस्तार से एक्सप्लेनेशन है, जो हम लोग यहाँ पे नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत समय लगेगा। वीडियो जो है लगभग 2 घंटे का बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को लेकर चल रहे हैं। बाकी जो है और डीप एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा एग्जामोफोबिया ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान है कि 3 तलाक को अवैध बनाने और महिलाओं के लिए 1/4 विधायी सीटें आरक्षित करने से महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उजागर होती है। और दूसरा कथन है कि अंतरिम बजट में 9 से 21 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की योजना की घोषणा की है सरकार ने। और इसके अलावा तीसरा कथन है कि उच्च शिक्षा में महिला नामांकन जो है कितना 28% बढ़ा है। साथ ही जो है STEM पाठ्यक्रमों में 43% जो है नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। तो ये 3 जो है प्रावधानों का जिक्र किया गया है। तो इससे पूछा गया कि कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं इनको विस्तार से। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला में जो है दे रखा है 1/4 का जिक्र है, लेकिन 1/4 नहीं 1/3 के लिए 1/3 के लिए बात हुई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए एक महिला उद्यमी है जो उनके लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है कहा गया है बजट में कि अब तक जो है 30 करोड़ रुपए का जो है ऋण प्रदान किया गया है महिलाओं के लिए। जो महिला उद्यमी है उनके लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग जो है 30 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए गए हैं बैंकों द्वारा।
तो आपको पता ही है कि मुद्रा योजना क्या है, जिसके तहत जो है छोटे उद्यमी हैं उनके लिए जो है बैंकों द्वारा जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये कोविड के दौरान योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत शिशु योजना के तहत जो है नए या मौजूदा छोटे व्यवसायों के लिए जो है 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और किशोर यानी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो है 50,000 से 5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा तरुण के तहत जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी। ये प्रावधान किया गया है, कहा गया है, मतलब वित्त मंत्री द्वारा बजट 2024-25 में जो अंतरिम बजट है उसमें। और अगला है कि टीकाकरण के प्रबंधन के लिए यूविन प्लेटफॉर्म देश में शुरू किया जाएगा। और तीसरा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल के लिए विस्तार हेतु सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन जो है सही है, गलत तो है ही नहीं कोई, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, गलत तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत जो है लगभग जो है कहा गया है कि यह स्वास्थ्य बीमा योजना जो है 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार जो है प्रति वर्ष जो है लगभग 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर प्रदान करेगी। इसके अलावा जो है बात की गई है बजट में कि मेडिकल कॉलेजों का जो है विस्तार किया जाएगा। और इसके अलावा एक योजना है अम्ब्रेला योजना, इसका भी जो है जिक्र किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि मातृ एवं शिशु देखभाल के तहत जो है योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा, अम्ब्रेला योजना। तो ये सब मतलब कि छोटे छोटे मतलब कि बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतरिम बजट 2024-25 के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि डेयरी किसानों को समर्थन देने और खुरपका एवं मुंहपका रोग से निपटने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। और तीसरा है कि सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए, पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब क्या होगा कि जो है यहाँ पे जो है पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। ये जो है कब शुरू की गई, ये 2017 में शुरू की गई। और जो है यह योजना जो है कोल्ड स्टोरेज, फ्री कूलिंग यूनिट और सॉर्टिंग और ग्रेडिंग लाइन और प्रसंस्करण सुविधाओं आदि स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसके तहत कहा गया है कि 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। तो ये कथन सही है। इसके अलावा डेयरी किसानों को समर्थन देने और खुरपका एवं मुंहपका रोगों से निपटने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। तो ये भी जो है सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा भी सही है। इसके अलावा जो है तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, तो गलत के लिए पूछा गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बिंदुओं पे बात की गई है, जैसे कि जो है आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के लिए बात की गई है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने कहा है कि अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, बाजार संपर्क और फसल बीमा के माध्यम से तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा मत्स्य संपदा के लिए बात की गई है कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मत्स्य पालन में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार की पहल के तहत मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो है पहला कथन है कि जो है लंबी अवधि के जो है वित्त पोषण या लंबी अवधि
और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 2 लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जाएगा। और दूसरा कथन है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है। तो यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित नहीं होगा, जबकि 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा तो सही है। तो यहाँ पे जो है गलत के लिए पूछा है तो ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के रक्षा निर्यात को 2024-25 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन। यहाँ पे जो है 6 की जगह 5 कर लीजिएगा। 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रखा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु कितने वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे जो है 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यों को वैश्विक स्तर पर उनकी जो है ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहित प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा कथन है कि सूर्योदय डोमेन में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कोष की स्थापना की जाएगी। तीसरा कथन है कि उड़ान योजना के तहत जो है मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नई हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तीनों कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि रूफटॉप सोलर परियोजना से 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और दूसरा कथन है कि 2050 तक शुद्ध शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में जो है काफ़ी सारे उपायों की घोषणा की गई है। और तीसरा है कि जो है सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगी और जो है सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो है 21 का सही जवाब है। पहला कथन तो सही है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और 2030 तक जो है 100 मिलियन टन का कोयला जो है गैसीकरण और द्रवीकरण स्थापित किया जाएगा और जैव निर्माण बायो फाउंड्री की जो है नई योजना शुरू की जाएगी। तो पहला कथन सही है। इसके अलावा जो है इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसका प्रभाव के लिए बात कर लें तो इसमें जो है परिवारों को मुफ्त सौर बिजली और वितरण कंपनियों को अधिशेष बेचने से सालाना जो है 15,000 से 18,000 तक की बचत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है सरकार जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगी और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को प्रोत्साहित करेगी। तो यहाँ पे तीसरा भी सही है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। तो 2050 का जिक्र है क्वेश्चन में, लेकिन 2070 तक जो है भारत ने कहा है कि वह अपनी जो है शुद्ध शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है। 2070 तक वो पूरा कर लेगी। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सब्सिडी पर व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 2024-25 में सब्सिडी पर कुल खर्च जो है
4,09,723 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 7% कम है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2024-25 में खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटन 2,05,250 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 3.3% कम है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि उर्वरकों के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि के कारण 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखा जाए जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अंतरिम बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 49.1% अधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 23 के सही जवाब है डी ऑप्शन, 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2024-25 में जो है 80,671 करोड़ रुपए का जो है दूसरा सबसे बड़ा आवंटन है। लेकिन जो है पहला आवंटन किसका है, मनरेगा का, जिसका आवंटन है 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है मनरेगा में। और 2023-24 में जो है अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो 2023-24 में योजना का आवंटन जो है बजट अनुमान से लगभग 43% अधिक था जो है मनरेगा के लिए। लेकिन जो है यही जो है घोषणा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखा जाए तो 2023-24 के संशोधित अनुमान से लगभग 49.1% अधिक है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए जो है 70,163 करोड़ रुपए का जो तीसरा सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। और महिलाओं और बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए जो है 4,19,183 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से लगभग 18.6% अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख मदों पर सरकार के व्यय के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है, जो पहला जो है बढ़ते क्रम में करना है तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, हमने देखा था पिछला जो है रक्षा के क्षेत्र में, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। इसके अलावा किसको मिला है, ग्रामीण क्षेत्र को, तो दूसरा भी गलत हो जाता है। इसके बाद किसको मिला है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो यही दोनों चल रहे हैं। इसके बाद किसको मिला है, वित्त मंत्रालय को, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं किसको सबसे ज़्यादा मिला है। ये एक टेबल है, टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। हमने कहा था किसको सबसे ज़्यादा मिला है, रक्षा क्षेत्र में कितना मिला है, 6,21,541 करोड़ रुपए का जो है व्यय करेगी सरकार जो है। इसके अलावा जो है दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा किसको मिला है, 1,80,233 करोड़ रुपए जो है ग्रामीण को। ग्रामीण ही दे रखा है ना, देखो ग्रामीण दे रखा है, ग्रामीण दे रखा है ना, ठीक है, जो दे रखे हैं उनके हिसाब से देखना है। इसके बाद दे रखा है स्वास्थ्य को, तो स्वास्थ्य को कितना मिला है, 90,000। इसके बाद किसको दे रखा है, वित्त और ऊर्जा को, तो उनका जो है जिक्र नहीं है, वो जो है अन्न मंत्रालय के तहत आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि केंद्र की शुद्ध प्राप्तियों के रुझान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार केंद्र का शुद्ध कर राजस्व गैर कर राजस्व का 6 गुना है। और दूसरा कथन है कि शुद्ध प्राप्तियों के स्रोतों में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा सबसे अधिक रहता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो है शुद्ध कर राजस्व जो है करों में राज्यों की हिस्सेदारी को छोड़कर 2024-25 में कितना रहा है, तो बात कर लेते हैं 26,01,574 करोड़ रुपए रहा है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से लगभग 12% अधिक है। लेकिन कहा गया है कि गैर कर राजस्व का, तो गैर कर राजस्व कितना रहा है जो है 2024-25 के लिए,
3,99,701। तो अगर इसका गुणा करेंगे तब आएगा 26,01,574। तो 6 गुना है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि शुद्ध प्राप्तियों के स्रोतों में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा जो है सबसे अधिक रहता है। तो सबसे अधिक कहाँ रहता है? ये तो हिस्सा जो है कितना रह गया, लगभग जो है शुद्ध प्राप्तियों के स्रोतों में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा मात्र 1% होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो सही के लिए पूछा था, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। इसी के साथ ही जो है एग्जामोफोबिया और सिनारियो आईएएस के जो है कोलैबोरेशन से जो है ये क्लासेस चल रही थी। तो इसके तहत हम लोगों ने बजट का ये हिंदी माध्यम का जो सेशन कंप्लीट किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मद्देनज़र इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है 1 घंटे बाद जो है एग्जामोफोबिया ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो है विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो उनको भी आप लोग पढ़िएगा। और अगर आपका इच्छा शक्ति हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है पढ़ाई करिए, आप वीडियो देखिए और जो है स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।